प्रिय अभ्यर्थियों, समसामयिकी घटनाओं करंट अफेयर्स की विशेष कक्षा में आपका स्वागत है। और इस समय हम पढ़ेंगे जुलाई माह के दूसरे सप्ताह की जो प्रमुख घटनाएं हैं उसके बारे में। देखिए, वैसे तो समाचार बहुत ज़्यादा होते हैं और मैं एक प्रयास कर रहा हूं कि जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स हो उन्हीं करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पर हम चर्चा करें। और आपसे ये उम्मीद भी करूंगा कि आप प्रॉपर पेन पेपर ले करके बैठें और सारी चीज़ों को नोट करते चलें, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसी कड़ी में आज हम इस दूसरे सप्ताह की समसामयिकी घटनाओं का अध्ययन करेंगे। इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ तीनों ही क्षेत्र के समसामयिकी घटनाओं का अध्ययन करेंगे। जैसे सबसे पहले हम शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी घटनाओं के बारे में। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी घटनाओं में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं इस बार रही। जैसे सबसे पहले तो दो सम्मान भारत को मिले हैं। एक रशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है, दूसरा फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत को मिला है। तो इसके संदर्भ में हम देखेंगे क्या हुआ। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण चीजें हुई हैं। जैसे मिस एआई कॉन्टेस्ट जो है वो करवाया गया है और किंजा लेली जो है पहली मिस एआई बनी है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। दूसरा जो जेनरेटिव एआई इनोवेटिव इंडेक्स होता है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि इसमें भारत को 5वां स्थान मिला है। तीसरा, हम रक्षा के क्षेत्र से, डिफेंस सेक्टर से देखेंगे कि एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है जिसका नाम है बिरलेस्टिक 2024। तो ये क्या है, हम इसको जानेंगे। और चौथा हम घटना पर विचार करेंगे जो कि यूनेस्को ने हाल ही में 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किए हैं, घोषित किए हैं। तो ये महत्वपूर्ण है और ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी घटनाओं में हम सबसे पहले सम्मान वाले खंड से, अवार्ड वाले खंड से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखें कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को रशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेंट एंड्रयू द एपोस्टल फर्स्ट सम्मान प्रदान किया गया है। सेंट एंड्रयू द एपोस्टल फर्स्ट ये रशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो नागरिक क्षेत्र और सैन्य क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री को रशिया के राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन के द्वारा 9 जुलाई 2024 को रशिया के मॉस्को के क्रेमलिन स्थान पर आयोजित एक समारोह के दौरान यह सम्मान प्रदान किया गया। ये याद रखें कि 9 से 11 जुलाई 2024 के बीच में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रशिया के 22वीं शिखर वार्ता दौरे के लिए गए थे और इसी 22वीं शिखर वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह सम्मान प्रदान किया गया है। सेंट एंड्रयू द एपोस्टल जो है ये रशिया के प्रबुद्ध संत हैं और ऐसा माना जाता है कि ये जो यीशु हैं इनके पहले शिष्य भी रहे हैं जिन्होंने यीशु के संदेशों को पूरे विश्व में फैलाने का कार्य किया। और इन्हीं के नाम पर रशिया के पूर्व राष्ट्रपति सार पीटर ने 1968 में सेंट एंड्रयू द एपोस्टल फर्स्ट अवार्ड की परंपरा जो है प्रारंभ की थी, जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया है। तो ये तो पहली बात थी। दूसरा, सम्मान के क्षेत्र से ही दूसरा सम्मान फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत की रोशनी नाडेर मल्होत्रा को प्रदान किया गया है। आइए समझते हैं ये क्या है। देखिए, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड। यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान फ्रांस के नागरिकों के साथ साथ अन्य देशों के नागरिकों को भी प्रदान किया जा सकता है। 1802 में नेपोलियन ने इस सम्मान की नींव रखी थी या इस सम्मान की शुरुआत की थी कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो चाहे फ्रांस का हो या फ्रांस के बाहर का हो, जो फ्रांस के सहयोग में फ्रांस को सहयोग करता है ताकि वो आर्थिक उन्नति कर सके, विश्व में उसकी भागीदारी बढ़ सके, तो उसे सम्मानित किया जा सकता है। 2024 का यह सम्मान भारत की रोशनी नाडेर मल्होत्रा को प्रदान किया गया है। याद रखें कि रोशनी नाडेर मल्होत्रा जो है भारत की एक वैश्विक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी HCL टेक की प्रेसिडेंट है
और फ्रांस ने यह सम्मान इन्हें फ्रांस के व्यापार में भारत और फ्रांस के आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और विश्व व्यापार में फ्रांस की भागीदारी को बढ़ाने के कारण यह सम्मान रोशनी नाडियार मल्होत्रा को प्रदान किया है। याद रखें, जो HCL टेक कंपनी है यह विश्व के 60 देशों में फैली हुई है और लगभग 2,27,000 के आसपास कर्मचारी और अधिकारी प्रोफेशनल्स जो हैं इसमें कार्यरत हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण था। तीसरा अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम है जिसमें मिस AI का अवार्ड दिया गया है किंजा लेली को, जो कि एक AI मॉडल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है मोरक्को की। आइए समझते हैं कि ये क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझते हैं। मानव और मशीन में जो मूल अंतर है, जो बेसिक डिफरेंस है, वो यही है कि मशीन सोच समझ नहीं सकता, वो मानव के द्वारा दिए गए इनपुट के आधार पर काम करता है, और मानव सोच समझ सकता है। लेकिन कंप्यूटर विज्ञान की, कंप्यूटर साइंस की एक नई शाखा विकसित की गई जिसमें कंप्यूटर में दिमाग डाल करके, यानी मशीन में कृत्रिम बुद्धि डाल करके उसको मानव के जैसे कार्य करने के लिए तैयार किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। इसी को हम रोबोटिक्स भी कहते हैं। इसके जॉन मैकार्थी 1955 में जॉन मैकार्थी ने कृत्रिम बुद्धि शब्द दिया और जॉन मैकार्थी को ही कृत्रिम बुद्धि का जनक भी माना जाता है। और अगर वर्तमान में आप देखेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना तरक्की कर चुका है कि वो एकदम सामान्य मानव के समान ही दिखाई देते हैं। और इसी को संदर्भित करते हुए ब्रिटेन की एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है फैन व्यू, और एक वहां की संस्था है जो है वर्ल्ड AI क्रिएचर अवार्ड्स। इन दोनों ने मिलकर के तय किया कि हम मिस AI कॉन्टेस्ट शुरू करवाएंगे। आज तक हमने मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स ये सुना था। यहां पर AI मॉडल्स के लिए मिस AI जो क्राउन है वो तैयार किया गया और ये कॉन्टेस्ट करवाया गया। इस कॉन्टेस्ट में विश्व के 5 देशों ने भाग लिया। इसमें इंडिया, मोरक्को, पुर्तगाल, टर्की और फ्रांस, ये 5 देश इसमें शामिल थे। भारत की ओर से भारत की AI मॉडल ज़ारा शरावती ने भाग लिया। याद रखें, ज़ारा शरावती ये भारत की AI मॉडल है जिनको भारत के ही राहुल चौधरी ने डिजाइन किया है, जो कि एक एड एजेंसी के संचालक हैं। और जो ज़ारा शरावती है वो एक हेल्थ एंड फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, और ज़ारा शरावती ने इस कॉन्टेस्ट में टॉप 10 में अपना स्थान बरकरार रखा। और इसका जब परिणाम आया तो उस परिणाम को जीता है आपका किंजा लेली ने। किंजा लेली मोरक्को की AI मॉडल है। तो इस तरीके से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये कॉन्टेस्ट करवाया गया। विजेता को $20,000 का पुरस्कार दिया गया है, जिसमें से नकद पुरस्कार, कैश प्राइज जो है वो $5,000 का है। तो ये था आपका मिस AI ब्यूटी कॉन्टेस्ट। इसके बाद जो चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है जेनरेटिव AI इनोवेशन इंडेक्स। देखिए, जेनरेटिव AI इनोवेशन इंडेक्स ये क्या है, सबसे पहले अगर हम जाने तो विश्व में सभी देश जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करते हैं, जब उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सफल हो जाता है तो उस पर अपना हक निर्धारित करने के लिए उसका पेटेंट करवाते हैं। ये जो जेनरेटिव AI इनोवेशन इंडेक्स है, ये इन्हीं AI पेटेंट्स के आधार पर कि किस देश के कितने AI पेटेंट्स हैं, उसके आधार पर एक रैंकिंग जारी करती है। याद रखें, 9 जुलाई 2024 को यह रैंकिंग जारी की गई और इस रैंकिंग के अनुसार भारत विश्व में 5वें स्थान पर है AI पेटेंट के आधार पर। याद रखें, भारत के द्वारा 1350 AI पेटेंट करवाए गए हैं। 1350 AI पेटेंट्स करवाए गए हैं। जबकि चाइना सबसे पहले स्थान पर है। चाइना ने अब तक 3,87,210 AI पेटेंट करवाए हैं। अगर हम 5 टॉप 5 AI पेटेंट देशों की सूची देखें जिसने सबसे ज्यादा करवाया है, तो पहले नंबर पर है इसमें चाइना, दूसरे नंबर पर है अमेरिका, तीसरे नंबर पर है साउथ कोरिया, चौथे नंबर पर है जापान और 5वें नंबर पर आता है भारत। और भारत के ठीक पीछे है आपका UK यानी इंग्लैंड। तो यह था जनरेटिव AI इंडेक्स के बारे में। चलिए, अब अंतरराष्ट्रीय समसामयिकी घटनाओं में 5वीं घटना पर हम ध्यान देते हैं। 5वां जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है बिरलेस्टिक 2024। जानते हैं आखिर ये बिरलेस्टिक क्या है? देखिए, बिरलेस्टिक ये मध्य एशिया के 4 देशों का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अब इसमें 4 देश कौन कौन से हैं? तो चारों इस्तान देश हैं। कजाकिस्तान, तजाकिस्तान,
किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान, इन 4 देशों का ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इसी को नाम दिया गया बिरलिस्टिक। याद रखें, बिरलिस्टिक एक कजाक शब्द है, कजाकिस्तान का शब्द है, जिसका अर्थ होता है अलायंस यानी समूह। तो इन 4 देशों का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, उसको नाम दिया गया है एक अलायंस यानी बिरलिस्टिक। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? सबसे पहली बात तो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये कजाकिस्तान में कैस्पियन सागर के ऊपर में किया जा रहा है। लेकिन उससे भी खास बात यह है कि ये चारों देशों का पहली बार ऐसा संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो बिना रशिया या बिना चाइना के हो रहा है। देखिए, 1992 में एक समझौता हुआ रशिया के साथ इन चारों देशों का, जिसको CSTO कहते हैं। 1992 में हुआ था, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये चारों देशों का रशिया के साथ समूह है। जब भी रशिया के साथ ये संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं तो इसी संधि के तहत ये संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे। चाइना के साथ जब भी सैन्य अभ्यास करते हैं तो 2001 में बने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ये सैन्य अभ्यास करते हैं। लेकिन ये पहली बार हो रहा है जब ये संयुक्त सैन्य अभ्यास ये बिना रशिया और चाइना कर रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। छठवां अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम पर अगर हम ध्यान दें तो छठवीं सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यूनेस्को ने 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए हैं। 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व, इस पर फोकस करेंगे। 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए गए। अब देखें, 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करने से जो विश्व में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या है वो बढ़ गई है। अब 136 देशों में 759 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इसको याद रखेंगे, 136 देशों में 759 बायोस्फीयर रिजर्व हो गए। अब देखें, भारत में भी 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें से 12 यूनेस्को के द्वारा घोषित हैं। 12 जो है विश्व बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आते हैं। 18 में से 12 आते हैं, इसका मतलब 6 नहीं आते हैं। तो 12 याद करने की बजाय कि कौन आते हैं, 6 याद कर लें कि कौन नहीं आते हैं, तो भी आपका काम हो जाएगा। देखिए, भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से वो 6 जो इसमें शामिल नहीं है यूनेस्को के 12 में, वो है, देखें उसको ऐसे याद रख लें, MSD, महेंद्र सिंह धोनी, सब उसके फैन है। MSD, और वो किस फ्रेंचाइज से खेलते हैं? CSK। तो MSD, CSK, तीन लेटर यानी 6 लेटर से वो 6 याद हो जाएंगे। जैसे M स्टैंड फॉर मानस, जो मानस बायोस्फीयर रिजर्व है असम का, वो इसमें शामिल नहीं है। एस स्टैंड फॉर शिखोवा, डिब्रो शिखोवा। डिब्रो शिखोवा भी ये आपका असम के अंतर्गत आता है, ये भी इसमें शामिल नहीं है। डी से दिहांग दिबांग, जो कि अरुणाचल प्रदेश का है, ये भी इसमें शामिल नहीं है। उसके बाद CSK, सी से कोल्ड डेजर्ट, जो कि हिमाचल प्रदेश का है, वो भी शामिल नहीं है। एस से श्री शेषाचलम, जो कि आंध्र प्रदेश का है, वो भी शामिल नहीं है। और के से कच्छ का रण, जो भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, वो भी इसमें शामिल नहीं है। तो अब ये थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर किस तरीके से ये चीजें कार्य करती हैं, बायोस्फीयर रिजर्व है क्या। देखें, 1971 में मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम की शुरुआत हुई और इस कार्यक्रम का उद्देश्य था मानव और जो पर्यावरण है उसके बीच के संबंध को बेहतर करना। देखिए, विकास के क्रम में जब हम विकास करना प्रारंभ करता है मानव, और उस मानव को जब हम आर्थिक मानव कहते हैं, यानी जब वो अपने केवल लाभ के लिए काम करता है, तो पर्यावरण को क्षति भी पहुंचती है। इससे मानव और पर्यावरण के संबंध खराब होते हैं, जबकि मानव और पर्यावरण दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए 1971 में यूनेस्को ने मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम की शुरुआत की। अब बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है, तो याद रखें, जैसे वन्य जीव अभ्यारण्य में हम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करते हैं, मतलब जीव जंतुओं को संरक्षण प्रदान करते हैं। नेशनल पार्क में हम वनस्पतियों को संरक्षण प्रदान करते हैं। उसी तरीके से बायोस्फीयर में वन्य जीवों, वनस्पतियों के साथ साथ संपूर्ण पर्यावरण को भी संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। ये बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करने का अधिकार सरकार के पास में होता है। भारत में राज्य सरकारें अपने किसी क्षेत्र को बायोस्फीयर घोषित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास प्रस्तुत करती। केंद्र सरकार के अंतर्गत एक MAB, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कमिटी केंद्र सरकार की बनी होती है, जो राज्य सरकार के इस प्रस्ताव का अवलोकन करती है, और जब राज्य सरकार के इस प्रस्ताव को वह उचित पाती है तो फिर उसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर देती है। तो इस तरीके से ये देश का बायोस्फीयर रिजर्व कहलाता है। लेकिन विश्व का बायोस्फीयर रिजर्व कहलाने के लिए फिर केंद्र की जो MAB समिति है, यानी मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कमिटी है, ये फिर यूनेस्को की MAB जो समिति है उसके पास भेजती है। भेजने के पश्चात यूनेस्को की MAB समिति कुछ पैरामीटर
पैरामीटर्स पर उसका आकलन करती है और यदि उन पैरामीटर्स पर, उन मानकों पर खरी पाती है तो फिर उसे विश्व की बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल कर देती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिसमें से 12 इसमें शामिल हैं। अब वो मानक क्या होते हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां पर ऐसा क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया जा सकता है यूनेस्को के द्वारा जहां पर मानवीय हस्तक्षेप कम से कम हो। दूसरा, उसका क्षेत्रफल ज्यादा बड़ा हो, जहां पर वन्य जीवों, वनस्पतियों के साथ साथ संपूर्ण पर्यावरण और मानव को भी संरक्षित किया जा सके। तीसरा, वहां पर जो पिछड़ी हुई जनजातियां हैं, आदिम जनजातियां हैं, आदिवासियों के संरक्षण की भी व्यवस्था हो सके। आप एक चीज देखें, जब भी बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जाता है तो बायोस्फीयर रिजर्व को 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। सबसे पहला क्षेत्र बाहरी क्षेत्र होता है, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन जोन, संक्रमण क्षेत्र। ट्रांजिशन क्षेत्र उसको कहते हैं जहां पर सभी प्रकार की मानवीय एवं आर्थिक गतिविधियां अलाउ होती हैं। यहां पर मानव बसाहट हो सकता है, सभी प्रकार की जो एक्टिविटीज होती हैं, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, वो भी हो सकती हैं। इसके बाद जैसे अंदर जाएंगे तो मध्यवर्ती इंटरमीडिएट क्षेत्र होता है, जिसको बफर जोन कहा जाता है। बफर जोन में मानवीय गतिविधियां सीमित रूप से अनुमति प्राप्त होती है, मतलब वहां पर केवल शोध अनुसंधान, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्य के लिए ही मानवीय गतिविधियों को अलाउ किया जाता है। और सबसे अंतिम क्षेत्र होता है कोर जोन कहा जाता है। कोर जोन मतलब वहां पर मानवीय गतिविधियां पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होती हैं। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम से प्रेरित होकर के भारत सरकार द्वारा वर्ष 1986 में 1986 में बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम शुरू किया गया और इसी बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को अनुदान प्रदान करती है। देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार घोषित कर देती है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो बायोस्फीयर रिजर्व की देखरेख करे, उनका मेंटेनेंस करे और इसके लिए अनुदान केंद्र सरकार देती है। जैसे नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य होंगे और हिमालय रेंज के भी जितने भी राज्य होंगे, वहां अगर कोई बायोस्फीयर रिजर्व है तो उसके लिए केंद्र सरकार 90:10 में 90:10 के रेशियो में अनुदान देती है। मतलब 90% सरकार जो है, केंद्र सरकार अनुदान देती है और 10% ऋण के रूप में होता है। लेकिन अगर जो सामान्य राज्य होते हैं वहां पर 60:40 60:40 के रूप में अनुदान दिया जाता है। तो इस तरीके से बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देखें, यूनेस्को ने 11 बायोस्फीयर रिजर्व नए चिन्हित किए हैं, तो इन देशों को याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इनको ABCD के क्रम में हम याद करें तो ये आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले A से कुछ नहीं है, B से एक है बेल्जियम, उसके बाद C से एक है कोलंबिया, D से है डोमिनिकन रिपब्लिक, उसके बाद E से कुछ नहीं है, F से कुछ नहीं है, फिर G से है गाम्बिया, फिर H से कुछ नहीं, फिर I से इटली, इटली में दो बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए हैं। आई के बाद जे से कुछ नहीं है, के से एक कोरिया, उसके बाद एल से कुछ नहीं है, उसके बाद एम से मंगोलिया, फिर एन से कुछ नहीं है, ओ से कुछ नहीं है, फिर पी से फिलीपींस, फिर क्यू से कुछ नहीं है, फिर आर से कुछ नहीं है, उसके बाद एस से स्पेन में 2। इस तरीके से इन 11 बायोस्फीयर रिजर्व को घोषित किया गया। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी है, जो कि पहला था 1986 में केरल और तमिलनाडु के बीच में, और जो अंतिम यानी जो भारत का 18वां बायोस्फीयर रिजर्व है वो है आपका पन्ना, जो कि मध्य प्रदेश में आता है और इसको 2011 में घोषित किया गया था। देखिए, अगर भारत के बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें, अगर हम एक सीक्वेंस देखें 18 का, तो सबसे पहले 1986 में नीलगिरी को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया, ये तमिलनाडु और केरल के बीच में आएगा। उसके बाद 1988 में 2, एक नंदा देवी और दूसरा नौकरेक, नंदा देवी उत्तराखंड में और नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व जो है आपका मेघालय में। उसके बाद 1989 में 4। तो पूर्व में देखें असम में मानस और दूसरा आपका पश्चिम बंगाल में सुंदरबन। अगर दक्षिण में देखें तो अंडमान निकोबार में ग्रेटर निकोबार और तमिलनाडु में मुन्नार की खाड़ी, ये 1989 में। इसके बाद 1994 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया सिमलीपाल को, सिमलीपाल उड़ीसा में आता है। इसके बाद 97 से 2001 तक हर वर्ष एक बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। जैसे 97 में डिब्रू शिखोई, जिसको असम के अंतर्गत देखा जा सकता है, यह असम में आता है, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। उसके बाद 1998
में दिहांग दिबांग जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। 1999 में पचमढ़ी जो कि मध्य प्रदेश में आएगा। वर्ष 2000 में कंचनजंगा जो कि सिक्किम में आता है, और 2001 में अगस्त मलाई को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया जो कि फिर से तमिलनाडु और केरल के बीच में आता है। इसके बाद 2005 में अचानक मार को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया जो कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आता है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व। इसके बाद से फिर 2008 से 2011 तक कंटिन्यूएशन रहेगा। जैसे 2008 में कच्छ करण याद रखें भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। 2008 में कच्छ करण मतलब गर्मी वाला क्षेत्र, 2009 में ठंडी वाला क्षेत्र, 2009 में कोल्ड डेजर्ट जो कि हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। उसके बाद से 2010 में श्री शेषाचलम को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया जो कि आंध्र प्रदेश में है, और 2011 में पन्ना को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया जो कि मध्य प्रदेश में आता है। तो ये अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम है। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में। राष्ट्रीय घटनाक्रम में 5 प्रमुख घटनाओं पर हम ध्यान देंगे। जैसे पहला, रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से जोरावर क्या है ये देखेंगे, बहुत चर्चित है। दूसरा, खेल के क्षेत्र से 3 खेल बड़े महत्वपूर्ण हुए जिसके संदर्भ में हमको देखना है। एक पेरिस ओलंपिक के बारे में, दूसरा एशियन स्क्वैश डबल चैंपियनशिप के बारे में, और तीसरा क्रिकेट के संदर्भ में। और चौथी मतलब जो तीसरा क्षेत्र है जिसके बारे में हमको ध्यान देना है वो है आपका कि उमलिंगला एक दर्रा है जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। 3 क्षेत्र के 5 घटनाओं पर हम ध्यान देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले जोरावर से। देखिए, जोरावर एक भारत का स्वदेशी सबसे हल्का टैंक है। टैंक एक बख्तरबंद गाड़ी होती है जिसमें पहिए लगे होते हैं, यानी ये वाहन, इसको चलने के लिए रोड की आवश्यकता नहीं होती, इसके नीचे ही रोड भी लगे हुए रहते हैं, तो इसको टैंक कहा जाता है। जोरावर जो है भारत का पहला स्वदेशी सबसे हल्का टैंक है, और जोरावर को सबसे पहले 6 जुलाई 2024 को डीआरडीओ द्वारा प्रदर्शित किया गया, और उसके बाद से जोरावर जो है काफी चर्चा में है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये एक टैंक है और सबसे हल्का टैंक है। इसका वजन मात्र 25 टन है, और वजन कम होने के बावजूद ताकत इसकी बहुत ज्यादा है। ये 750 हॉर्स पावर इसकी शक्ति है, और ये पहाड़ी क्षेत्र में भी कार्य करने में भी सक्षम है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जा रहा है। जोरावर की नियुक्ति जब ये सेना में शामिल होगा तो इसको LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी भारत और चीन की सीमा पर तैनात किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। वर्ष 2027 तक इसको भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। लगभग 354 जोरावर जो है वो भारतीय सेना में शामिल किए जाएंगे। पहली खेप में यानी 2027 में सबसे पहले 59, और उसके बाद दूसरी खेप में 295 जोरावर जो है वो शामिल किए जाएंगे भारतीय सेना में, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखें, जोरावर को डीआरडीओ और एक निजी कंपनी लार्सन एंड टूब्रो कंपनी मिल करके तैयार कर रही है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जोरावर। इसके बाद खेल के क्षेत्र में चलते हैं। खेल के क्षेत्र में सबसे पहले देखते हैं पेरिस ओलंपिक के बारे में, और ये चर्चा में क्यों हमको जानना चाहिए। वैसे तो ओलंपिक है, बहुत बड़ा मल्टी स्पोर्ट इवेंट है, तो हमको जानना चाहिए, लेकिन इस सप्ताह में जो सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ कि जो पेरिस ओलंपिक है उसके लिए भारत के ध्वजवाहक और जो भारत की टीम जाएगी पेरिस ओलंपिक में उसके लिए चीफ दे मिशन मतलब उस मिशन के जो प्रमुख होंगे उनकी नियुक्ति कर दी गई है। जैसे PV संधू और A शरथ कमल को भारत का फ्लैग बियरर यानी ध्वजवाहक नियुक्त किया गया है, और वहीं पर जो गगन नारंग है जो कि शूटर है उनको मिशन द चीफ या चीफ दे मिशन नियुक्त किया गया है। देखिए, PV संधू भारत की ध्वजवाहक है, वो एक बैडमिंटन खिलाड़ी है, ये आपको पता होना चाहिए। A शरथ कमल जो है एक टेबल टेनिस खिलाड़ी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, जब भी ओलंपिक की शुरुआत होती है तो सबसे पहले उसका जो उद्घाटन समारोह होता है, ओपनिंग सेरेमनी जो होती है, उसमें सभी देश अपने ध्वज को लेकर के, सभी देश के खिलाड़ी जो है प्रमुख खिलाड़ी उस अपने ध्वज को लेकर के आगे बढ़ते हैं, उन्हीं को फ्लैग बियरर कहा जाता है। तो भारत की ओर से PV संधू और A शरथ कमल को फ्लैग बियरर नियुक्त किया गया है। अब ये जो पेरिस ओलंपिक है, देखिए सबसे खास बात तो ये है कि ये 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में होगा। ये एक समर ओलंपिक है। याद रखें, ओलंपिक जैसा कि मैंने पहले ही बताया एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट होता है, इसमें बहुत सारे खेल खेले जाते हैं। जो पेरिस ओलंपिक है इसमें 32 खेल खेले जा रहे हैं, 32 स्पोर्टिंग इवेंट्स होंगे। देखिए, जो ओलंपिक होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक गर्मी के समय में होता है उसको समर ओलंपिक बोलते हैं, एक ठंड के समय में होता है उसको विंटर ओलंपिक बोलते हैं, और एक दिव्यांगों के लिए होता है जिसको पैरालंपिक कहा जाता है।
तो जो पेरिस में जो ओलंपिक होने जा रहा है, ये एक समर ओलंपिक है जो 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के बीच में ये आपका फ्रांस के पेरिस शहर में आयोजित होगा। जो ओलंपिक होते हैं, ओलंपिक गेम्स जो होते हैं, इसकी शुरुआत 1896 से हुई एथेंस ओलंपिक से। भारत इसमें औपचारिक रूप से एज अ टीम इसमें शामिल हुआ था वर्ष 1900 में, लेकिन समर ओलंपिक में 1920 से भारत लगातार शामिल होते आ रहा है। देखिए, ये जो पेरिस ओलंपिक है, इसमें भारत की ओर से 113 खिलाड़ियों का दल जो है इसमें शामिल होगा, जिसमें सबसे ज्यादा एथलीट क्षेत्र से है, 30 एथलीट्स हैं, और दूसरे नंबर पर आता है शूटिंग 21। ये जो पेरिस ओलंपिक है, इसमें यह प्रयास किया गया है कि जितने भी खिलाड़ी होंगे वो खिलाड़ी, उन खिलाड़ियों में महिला और पुरुष का अनुपात बराबर हो। जैसे भारत से 113 खिलाड़ी जो जा रहे हैं, उसमें से 66 पुरुष हैं और 47 महिलाएं हैं, जबकि जो एथलेटिक्स से जो 30 खिलाड़ी जा रहे हैं उसमें 18 पुरुष और 12 महिलाएं हैं। लेकिन जो शूटिंग का जो दल है, जिसमें 21 खिलाड़ी होंगे, उसमें से 11 महिलाएं और 10 पुरुष हैं। देखिए, पेरिस ओलंपिक जो है बहुत मायनों में खास है। पेरिस ओलंपिक की जो पेरिस में जो ऑर्गेनाइजिंग जो कमेटी है, जिसको हम पेरिस ओलंपिक कमेटी कहेंगे, इस कमेटी ने तय किया है कि ओलंपिक खेलों के माध्यम से ग्रीन स्पोर्ट्स यानी हरित खेल को बढ़ावा दिया जाएगा, मतलब पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे ऐसा खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा। और इसीलिए आप देखते होंगे कि जब भी कोई खिलाड़ी जीतता है, जब भी वो पदक जीतता है, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, जब भी वो जीतता है तो उसको एक पोडियम पर खड़ा किया जाता है और उसको मेडल पहनाया जाता है। तो इसमें तय किया गया है कि जो पोडियम बनेगा वो प्लास्टिक वेस्ट से बना पोडियम यूज किया जाएगा और सिल्वर रंग का पोडियम होगा। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह था पेरिस ओलंपिक के बारे में। याद रखें, भारत में ओलंपिक खेलों को जो गवर्न करती है, जो रूल करती है, उस बॉडी का नाम है इंडिया ओलंपिक कमेटी या IOC कहते हैं हम। इसकी जो वर्तमान जो इसकी अध्यक्षा है वो है PT उषा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये धावक थी, रनर थी। तो ये पेरिस ओलंपिक के बारे में इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद दूसरे खेल पर आते हैं। दूसरा खेल है क्रिकेट। सबका पसंदीदा खेल है, लेकिन जानने योग्य बात यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखें, भारत पहला ऐसा देश बना है जिसके 2 प्लेयर को प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है। सोचें, जो क्रिकेट का इतिहास है कितना पुराना है। इसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत पहला ऐसा देश बना जिसके 2-2 खिलाड़ी को एक ही महीने में प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया। देखिए, ICC जो है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका मुख्यालय दुबई में है, ICC क्रिकेट की इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है और यह हर माह प्लेयर ऑफ द मंथ की घोषणा करती है। इसी कड़ी में 9 जुलाई 2024 को जून माह के प्लेयर ऑफ द मंथ की घोषणा की गई, जिसमें भारत के ही 2 खिलाड़ियों जसप्रीत बुमराह और स्मृति मांधना को प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जसप्रीत बुमराह राइट आर्म फास्ट बॉलर है और T20 वर्ल्ड कप में इनके बेहतरीन प्रदर्शन के कारण इनको प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है। वहीं स्मृति मांधना जो है लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैटर है, जिनको प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया क्योंकि जून माह में ही दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम भारत के दौरे में आई थी, जिसके 3 वनडे खेलों में स्मृति मांधना ने काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया। इसके आधार पर उनको प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। जैसे जसप्रीत बुमराह की बात करें तो जसप्रीत बुमराह ने T20 वर्ल्ड कप में 15 विकेट लिए और उनकी इकोनॉमी 4.17 की थी, जो कि बेहतरीन इकोनॉमी थी। इसी की वजह से T20 वर्ल्ड कप में उनको मैन ऑफ द सीरीज भी दिया गया और वो इस महीने के प्लेयर ऑफ द मंथ बने। वहीं स्मृति मांधना को अगर देखा जाए तो वो एक बैट्समैन है। उन्होंने 114.33 के एवरेज से लगभग 343 रन बनाए, 343 रन बनाए, जिसमें उनकी 2 सेंचुरी और 1 हाफ सेंचुरी भी शामिल है। और इस तरीके से भारत पहला देश बना जिसके 2 प्लेयर्स को एक माह में प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया। खेल से ही तीसरी चीज देखें, जो एशियाई स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप 2024, ये जो खेल है, जैसा कि स्पष्ट है स्क्वैश का खेल है, यह खेल भारत में नई दिल्ली में राजीव गांधी खेल परिसर में आयोजित किया गया। इस खेल में भारत की ओर से सबसे प्रमुख खिलाड़ी रहे अभय सिंह। याद रखेंगे, अभय सिंह एक स्क्वैश खिलाड़ी हैं, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अभय सिंह पहले ऐसे भारतीय बने जो इस प्रतियोगिता में भारत की ओर से स्वर्ण जीते। इस प्रतियोगिता में भारत को 2 स्वर्ण यानी 2 गोल्ड मेडल हासिल हुए हैं, ऐसा पहली बार हुआ है। अभय सिंह ने ये 2 गोल्ड, पहला गोल्ड आपका पुरुष मतलब मेंस डबल्स में पुरुष के साथ में, और एक आपका मिक्स्ड डबल्स में मतलब मिश्रित के साथ, मिश्रित युगल श्रेणी में यह हासिल किया है। तो यह भारत के लिए अत्यंत ही गौरवशाली पल है, यह हमको पता होना चाहिए।
खेल के बाद अब आगे चलते हैं। देखें, एक जो उमलिंगला दर्रा है, ये एक्चुअली उमलिंगला सड़क है, सड़क और एक दर्रा भी है जो कि बहुत चर्चित है। आइए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, जो उमलिंगला दर्रा है वो भारत का नहीं बल्कि विश्व का सबसे ऊंचा सड़क और विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है। ठीक, सबसे ऊंचा दर्रा है और सबसे महत्वपूर्ण बात, मोटेरेबल दर्रा है। मोटेरेबल मतलब ऐसा दर्रा, ऐसा सड़क जहां पर आप अपने मोटर से जा सकते हैं, मतलब अपनी व्हीकल से जा सकते हैं, वो मोटेरेबल दर्रा है ये। तो विश्व का सबसे ऊंचा है। इसकी ऊंचाई 19,024 फीट है, 19,024 फीट। इसको 2021 में भारत के BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाया गया और यह टूरिस्ट स्पॉट के रूप में भी विकसित हो रहा है। आमतौर पर प्रतिदिन लगभग यहां पर 1,000 के आसपास टूरिस्ट आ रहे हैं, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। याद रखें, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा भी भारत का ही है, जिसको माना पास बोलते हैं, माना दर्रा बोलते हैं, जो कि उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। 18,192 फीट इसकी ऊंचाई है। यह 2020 में बनाया गया था और जो उमलिंगला दर्रा है उसको 2021 में बनाया गया और उमलिंगला दर्रा जो है विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा हो गया। तो ये राष्ट्रीय घटनाक्रम थे। इतने घटनाक्रम के बारे में आपको इसमें जानकारी होनी चाहिए। अब चलिए देखेंगे छत्तीसगढ़ के समसामयिकी घटनाओं के बारे में। छत्तीसगढ़ की समसामयिकी घटनाओं में 4 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिसको आपको जानना चाहिए। सबसे पहले पर्यावरण के क्षेत्र से देखें, एनवायरनमेंट के सेक्टर से, तो पर्यावरण के क्षेत्र से एक महत्वपूर्ण है आपका एक पेड़ मां के नाम अभियान और दूसरा है वन भैंसा। देखिए, अभी ही समाचार पत्रों की सुर्खियों में था कि एक जनहित याचिका लगाई गई है कि असम से छत्तीसगढ़ में वन भैंसे लाए गए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा और इस शर्त पर लाए गए थे कि 45 दिन उनको अभ्यारण्य में रखा जाएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और उसके बाद उन्हें जंगल छोड़ दिया जाएगा। लेकिन 2023 में लाने के बाद 1 साल हो गया और अभी तक वन भैंसा को नहीं छोड़ा गया जंगल में, इसलिए ये काफी चर्चा का विषय था, तो इसको हम जान लेंगे। दूसरा जो क्षेत्र हम देखेंगे वो है आपका सम्मान के क्षेत्र से। तो छत्तीसगढ़ का जो क्रेडा है, CREDA, क्रेडा को नाइस NISE के द्वारा सम्मानित किया गया है, तो इसको हम देखेंगे। और छत्तीसगढ़ विधानसभा में जो 4 प्रमुख स्थायी समितियों का गठन किया गया है उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं हम। देखिए, पर्यावरण के अंतर्गत जो सबसे पहला घटनाक्रम है वो है आपका एक पेड़ मां के नाम अभियान। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि यह अभियान है क्या। देखिए, 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत के सभी 140 करोड़ नागरिकों से यह आह्वान किया कि प्रत्येक नागरिक कम से कम एक पेड़ अपनी मां के नाम पर लगाएं और न केवल लगाएं बल्कि उसका पालन पोषण भी करें ताकि वो बड़ा होकर के एक पेड़ बने। और इस अभियान की, इस कार्यक्रम की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 11 जुलाई 2024 को इस अभियान को औपचारिक रूप से ऑफिशियली प्रारंभ किया गया। 11 जुलाई 2024 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने रायपुर के जैव विविधता पार्क से इस कार्यक्रम की शुरुआत की, इस अभियान की शुरुआत की और उन्होंने पीपल का पौधा यहां पर लगाया। तो यह था आपका एक पेड़ मां के नाम अभियान। देखिए, दूसरा हम टॉपिक अब इसमें देखते हैं, दूसरा घटनाक्रम देखेंगे वन भैंसा के संदर्भ में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा असम से वन भैंसा लाया गया और इस शर्त पर लाया गया कि 45 दिन रखने के पश्चात उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। लेकिन 1 वर्ष 2023 में लाया गया, 1 वर्ष बीतने के बाद भी जंगल में नहीं छोड़ा गया है, तो इसको लेकर जनहित याचिका लगाई गई, इसलिए यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए हम इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं वन भैंसा के बारे में। देखिए, वन भैंसा छत्तीसगढ़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है। इसका वैज्ञानिक नाम है बुबेलस बुबेलिस। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पूरे विश्व में, केवल भारत और छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे विश्व में जो वन भैंसा है उसकी आबादी मात्र 4000 है। यही कारण है कि IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो कि अपना एक रेड डाटा बुक जारी करती है जिसमें वह विलुप्त प्राय प्रजातियों या संकटग्रस्त प्रजातियों, मतलब ऐसे वन्य जीवों या वनस्पतियों जिनके विलुप्त होने की संभावना बढ़ गई है, उनका एक लिस्ट उसमें देती है। इसी में वन भैंसा को भी शामिल कर दिया गया है।
छत्तीसगढ़ में भी वन भैंसा की संख्या लगातार कम होते जा रही है। देखें, छत्तीसगढ़ में मूल रूप से केवल 13 वन भैंसे हैं, जिसमें से 10 सीता नदी अभ्यारण्य में, 2 बारनवापारा अभ्यारण्य में और एक जो है वो रायपुर के नंदन कानन वन में है। केवल 13। सोचें, ये राजकीय पशु है और केवल 13 छत्तीसगढ़ में है। इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए असम से वन भैंसा को छत्तीसगढ़ लाने का अनुबंध किया, समझौता किया और इसी कड़ी में 2 बार वन भैंसा असम के मानस बायोस्फीयर रिजर्व से लाए गए हैं। 2020 में एक नर और एक मादा वन भैंसा को छत्तीसगढ़ में लाया गया, इससे और इसको बारनवापारा अभ्यारण्य जो कि महासमुंद जिले के अंतर्गत आता है उसमें रखा गया, जिससे जो वन भैंसा है उनकी संख्या छत्तीसगढ़ में 15 हुई। अप्रैल 2023 में 4 और मादा वन भैंसा को छत्तीसगढ़ में लाया गया, इसको भी आपका जो बारनवापारा अभ्यारण्य है वहां पर ही रखा गया है। और इस तरीके से वर्तमान में असम से लाए गए जो वन भैंसे हैं उनके आधार पर अगर संख्या देखें तो वर्तमान में 18 वन भैंसा है, ठीक है, जिसमें से कि 10 आपका सीता नदी में, 7 आपका गरियाबंद में और एक जो है वो रायपुर के नंदन कानन वन में। हालांकि रायपुर के नंदन कानन वन में जो वन भैंसा है वो क्लोन वन भैंसा है, क्लोन तैयार किया गया है उसका। तो ये पर्यावरण के क्षेत्र से ये बहुत महत्वपूर्ण था। इसके पश्चात देखें कि एक सम्मान प्राप्त हुआ है, छत्तीसगढ़ स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जिसको हम क्रेडा कहते हैं, क्रेडा को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी के द्वारा सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में यानी नवीन ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए सम्मानित किया गया नई दिल्ली में। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऊर्जा के 2 प्रकार के स्रोत होते हैं, एक परंपरागत स्रोत है और एक आपका अक्षय ऊर्जा के स्रोत या रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं जो परंपरागत स्रोत से अलग हैं। जैसे परंपरागत स्रोत में आपका कोयला, पेट्रोलियम ये सब आते हैं, उसी तरीके से गैर परंपरागत स्रोत मतलब जो कन्वेंशनली यूज नहीं होते हैं, जैसे आपका हाइड्रा एनर्जी हो गया, जल ऊर्जा, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, सब रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में आते हैं। छत्तीसगढ़ में अक्षय ऊर्जा का विकास करने के लिए 25 मई 2001 को क्रेडा की स्थापना की गई, छत्तीसगढ़ स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय रायपुर में है और क्रेडा के जो प्रमुख हैं, जो सीईओ है वो है राजेश सिंह राणा। इनके ये जो क्रेडा होती है ये छत्तीसगढ़ सरकार के ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आती है, ऊर्जा विभाग के अंतर्गत, और इसका प्रमुख कार्य है कि छत्तीसगढ़ में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देना। क्रेडा के द्वारा सोलर ऊर्जा का छत्तीसगढ़ में विकास किया जा रहा है। सोलर ऊर्जा के माध्यम से छत्तीसगढ़ के घर घर तक विद्युत ऊर्जा मतलब विद्युत पहुंचाने, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने, पेयजल पहुंचाने और आपका सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए कार्य किया जा रहा है और इसी कार्य को सम्मानित किया है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी ने। तो ये हुआ सम्मान की बात। चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हमको याद रखनी है वो है आपका राजनीति के क्षेत्र से, मतलब पॉलिटिकल साइंस के क्षेत्र से। देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा में 4 स्थायी समितियों का गठन किया गया है। इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए जिस तरीके से घर में बहुत सारे लोग हैं लेकिन घर का हर व्यक्ति अलग अलग चीजों के संदर्भ में अनुभवी होता है, उसको अलग अलग चीजों का जानकार होता है। कोई होगा आपके घर में जो सोशल मीडिया बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है, कोई ऐसा होगा जो कंप्यूटर बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है, कोई ऐसा होगा जो फाइनेंशियल वर्क को बहुत अच्छे से कर सकता है। तो जब भी कोई ऐसे इश्यूज आते हैं जिसमें हमको सोशल मीडिया में आपको कुछ करना है या कंप्यूटर रिलेटेड कोई काम करना है या फाइनेंशियल इश्यूज है, तो आप उस एक्सपर्ट से ओपिनियन लेते हैं। ठीक उसी तरीके से विधानसभा में हमारे जितने भी माननीय विधायक होते हैं उनमें से जो अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं, जैसे वित्तीय क्षेत्र के विशेषज्ञ, तकनीकी क्षेत्र के विशेषज्ञ, शैक्षणिक क्षेत्र के विशेषज्ञ, अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ सदस्यों को लेकर के एक छोटी छोटी समिति बना दी जाती है। इन समितियों का कार्यकाल स्थायी होता है, 1 वर्ष होता है, इसलिए इनको स्थायी समिति कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में 21 स्थायी समितियां, छत्तीसगढ़ विधानसभा में 21 कमिटीज हैं, 21 समितियां हैं, जिसमें से 4 समितियों का गठन किया गया और ये चारों वित्तीय समितियां, फाइनेंशियल मतलब पैसों से जुड़ी हुई समितियां हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। इन 4 समितियों में पहला है आपका लोक लेखा समिति जिसको कहते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, दूसरा है लोक उपक्रम समिति जिसको कहते हैं पब्लिक एंटरप्राइजेस कमेटी, तीसरा है
आकलन समिति या इसको प्राक्कलन समिति और एस्टीमेट कमेटी भी कहते हैं, और चौथा है स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति। ये तीनों पैसों से संबंधित समितियां हैं, वित्त से संबंधित समितियां हैं। देखिए, भारत में भारत सरकार और राज्य सरकार जो बजट के माध्यम से टैक्स हमसे वसूलती है और जो जनता पर खर्च करती है, उसमें कोई अनियमितता तो नहीं हो रही है, इसकी जांच करने के लिए सीएजी का गठन किया जाए। सीएजी के पद का संवैधानिक प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 148 में। सीएजी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो वित्तीय व्यवहार होते हैं उसकी समीक्षा करते हैं, और समीक्षा करने के पश्चात वो अपनी रिपोर्ट विधानसभा में, राज्य की रिपोर्ट जो है विधानसभा में और केंद्र की रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को सौंप दिया जाता है। राष्ट्रपति फिर उसे लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं। इस रिपोर्ट में वो दो प्रकार, जो सरकारी विभाग है और जो सरकारी उपक्रम है, उनके वित्तीय अनियमितताओं की जांच करते हैं। तो सरकारी विभाग पर जो उनकी रिपोर्ट होती है, उनकी छानबीन करने के लिए जो समिति गठित होती है उसको लोक लेखा समिति कहते हैं। याद रखें, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष हमेशा विपक्ष से बनाया जाता है, और यही कारण है कि जो अभी लोक लेखा समिति छत्तीसगढ़ में बनी है उसके अध्यक्ष हैं श्री चरणदास महंत जी। दूसरा, जो सीएजी की रिपोर्ट पब्लिक एंटरप्राइजेज, लोक उपक्रमों पर होती है। याद रखें, ऐसे उद्योग या ऐसे उपक्रम जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 51% से ज्यादा हो, यानी मालिकाना हक सरकार के पास में हो, लेकिन निजी क्षेत्र का भी कुछ पैसा लगा हो, उसको लोक उपक्रम कहते हैं। अगर 100% पैसा लगा हुआ है तो फिर सरकारी विभाग हो गए। तो ऐसे लोक उपक्रमों पर जो सीएजी की रिपोर्ट होती है उस पर विचार करने के लिए लोक उपक्रम समिति का गठन किया जाता है। लोक उपक्रम समिति का जो अध्यक्ष होता है वो सत्ता पक्ष से बन सकता है, और श्री अमर अग्रवाल जो है छत्तीसगढ़ विधानसभा के लोक उपक्रम समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तीसरा, जो भी राज्य सरकार होगी या केंद्र सरकार होगी, तो राज्य सरकार एक साल में कितना खर्च करेगी जनता के ऊपर में, उसका एक बजट तैयार करती है। उसमें एक अनुमान प्रस्तुत करती है कि साल भर में राज्य सरकार कितने पैसे जनता पर खर्च करेगी या जनता से वो कितने पैसे टैक्स के तौर पर प्राप्त करेगी। इसे हम बजट के अनुमान कहते हैं। यह अनुमान लगाने के लिए जो समिति गठित की जाती है उसी को अनुमान समिति या आकलन समिति या प्राक्कलन समिति कहते हैं। इंग्लिश में इसको एस्टीमेट कमेटी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में ये जो एस्टीमेट कमेटी बनाया गया है, इसके अध्यक्ष हैं श्री अजय चंद्राकर जी। और एक चौथी समिति है जो कि स्थानीय निकायों, जो लोकल बॉडीज हैं, जैसे नगर पालिकाएं हो गई, पंचायती राज हो गए, उनके द्वारा जो वित्तीय व्यवहार किए जा रहे हैं उसमें अनियमितताओं की जांच करने के लिए जो रिपोर्ट आती है, या उनके बेहतर के लिए उनको वित्तीय सुविधाएं क्या दी जानी चाहिए, क्या और बेहतर किया सकता है, इस पर विचार करने के लिए जो समिति गठित की जाती है उसको स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति कहते हैं, जिसके अध्यक्ष श्री धर्मलाल कौशिक जी बनाए गए हैं। तो ये समितियां जो है विधानसभा में बनाई गई हैं। ये छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं थी। उम्मीद करता हूं कि ये घटनाक्रम आप नोट कर रहे होंगे और इसका उपयोग आप अपने परीक्षा में करेंगे। बहुत अच्छे से इसको तैयार करें। ये जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कोशिश ये भी कर रहा हूं कि न केवल हम उस समसामयिक घटनाओं के फैक्ट याद रखें, बल्कि उससे जुड़ी हुई सारी चीजें जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगा। ऐसे ही अगले सप्ताह के घटनाक्रम के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।